तारों तले जिंदगी। इसमें आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास मनोरमा के रेडियो वाचन की 15वीं कड़ी। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति काजल सूरी की। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर से राजा साहब नाराज हो गए। समिति के लोगों को लेकर जब चक्रधर बाड़े के द्वार पर पहुंचे तो हड़तालियों के हौसले बुलंद हो गए। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के नाट्य वाचन की 15वीं कड़ी में। जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाए, हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, देखो देखो भैया आए। ये ध्वनि चारों तरफ गूंज उठी। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी, भैया ये भी कोई पूछने की बात है? तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहाय हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास आए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूं। राजा साहब ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ ना सुनेंगे तो बहुत पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, दीन प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। प्रजा का आशीर्वाद ही राजा की सबसे बड़ी शक्ति है। राजा साहब, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, इसीलिए आपकी सेवा में आया हूं। ये सारा तूफान अयोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। ये सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। ये सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंचित हो जाएगा। उसकी लहरों के झोंके से ये विशाल मंडप उखड़ जाएगा और ये आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपनी टेक पर अड़ना जानते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। बोले, अरे इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो इन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। अरे मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हिकड़ी करनी शुरू कर दी। रात घोड़ों को घास नहीं दी और इस वक्त भागे जाते हैं। मैं ये घोर अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चक्रधर, राजा साहब, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर ही कब दिया? आपको मालूम है कि इन गरीबों को 1 सप्ताह से कुछ भी भोजन नहीं मिला। राजा, ये आप क्या कहते हो? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर एक मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, ये क्या बात है? हरि सेवक, धर्मावतार, आप इन महाशयों की बातों में ना आइए। ये सारी आग तो इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी जी, दीन बंधु, अरे ये लड़का बिल्कुल ना समझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया इसने सच मान लिया। राजा साहब, मैं इसकी पूछताछ करूंगा। हरि सेवक बोला, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सरकश बना दिया है। अरे ये लोग सबसे कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है, किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं है। जमीन के मालिक तुम हो। अरे जो जमीन में बीज उगाए वही उसका मालिक होता है। अरे राजा तो तुम्हारा गुलाम है, गुलाम। राजा, तुम ठीक कहते हो। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूं, बल्कि उसके गुलाम का गुलाम हूं। हरि सेवक,
हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहां तक कहूं आपसे। कहते हैं कि राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं है, उसका संसार में कोई काम ही नहीं। राजा, बहुत ठीक कहते हो। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवा और करता ही क्या हूं? चक्रधर ने झुंझला कर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन राजाओं की जरूरत न रहेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। राजा बोले, मैं तो बुरा नहीं मानता, आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो और लोग ना कहते हो। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर ये विपत्ति ही नहीं आती। राजाओं की ये पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वो राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुंचने पाए आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा साहब बोले, किसी तरह नहीं, किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए, जिंदा चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी। चक्रधर ये व्यंग सह न सके, उनकी स्वाभाविक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी यह अनुमान नहीं किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्दी इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक तो व्यंगों से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्म स्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी जुबान बंद करिए आप। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूं, प्रजा मेरे पैरों की धूल है। अरे मुझे अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूं वैसा सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारे प्रजा के बीच में बोलने का हक नहीं है। सुना आपने? आप अब कृपा करके यहां से चले जाइए और फिर कभी मेरी रियासत पे कदम ना रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़ जाए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर, कृपा दृष्टि ने इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों की सोहबत में बैठने का मौका तो मिला नहीं इसे, बात करने की तमीज कहां से आएगी? लेकिन चक्रधर तो जवान आदमी थे और उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श पर मर मिटने वाले, अधिकार और प्रभुत्व के जाने दुश्मन। वो राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी भयभीत नहीं हुए। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से ये शब्द निकालते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे कि मैं प्रजा को अपने पास बेरोक टोक आने दूंगा, उसके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे मेरे कर्मचारी उनकी ओर टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे तो उनकी शामत आ जाएगी। ये सारी बातें क्या आपको भूल गई? और इतनी जल्दी? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे, अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहब कहां तो क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे, कहां ये लगती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है, मगर एक ही क्षण में राजा साहब सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया। अकड़ कर बोले, अरे मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।